यस, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, बिहाफ ऑफ एज ए एडवाइजर फ्रॉम मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से। हाउसिंग उपनगर के लिए हाउसिंग फेडरेशन है, जिसके चेयरमैन हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी हैं और सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं श्रीमती तेजस्वी अभिषेक गोसालकर, जो मुंबई बैंक की डायरेक्टर भी हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं आज के इस वेबिनार में। जो और ये सिलसिला हमने हाउसिंग फेडरेशन के बैनर तले शुरू किया है। जब तक अभी तक हम महासेवा के साथ साथ हम फेडरेशन के साथ भी जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम, हमारे जितने स्पीकर हैं, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर फ्राइडे के दिन, एवरी फ्राइडे 6 PM आपको अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। जो धुरंधर वरिष्ठ जो सीनियर्स एक्सपर्ट हैं अलग अलग विषय में, हाउसिंग सोसाइटी बायला रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उस पर हम अवेयर करने की कोशिश करेंगे। सिलसिला शुरू किया है पिछले 1 महीने से। तो ये आज से आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा यहाँ पे हाजिर है। तो एक खूबसूरत लाइन के साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे स्पीकर को और आप तमाम जो 32 पार्टिसिपेंट्स हैं इन सभी का, कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है और कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। ये मेरी लाइन है। जब कोरोना में हम करते थे तो बड़ी मोटिवेट करती है। तो आज इस मोटिवेट लाइन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और हाजिर करता हूँ आपको इस आज के नॉमिनेशन जैसे हॉट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। एडवोकेट नरेश भाई जो है, सीनियर एडवोकेट नरेश भाई हैं, उनकी जो असिस्टेंट है, मेन असिस्टेंट है एडवोकेट नीता शर्मा, वो आपको बताएंगे नॉमिनेशन के बारे में, नॉमिनेशन के विस्तार से। पीपीटी वगैरह है क्या एडवोकेट नीता सर? नहीं ना? सर नॉमिनेशन का पीस मैंने तो पीपीटी बनाया नहीं है फिलहाल, मगर चलेगा चलेगा, नो इशू। चलेगा, ठीक है, प्रेजेंट करिए आप। जितना हो सके। आपके पास जो, यस। तो फिर हम लास्ट में लोगों के जो पार्टिसिपेट के सवाल होंगे, वो सवाल भी लेंगे 1 to 1 में डायरेक्ट बात करके। तो प्लीज वेलकम एडवोकेट नीता शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यस प्लेटफॉर्म। यस यस थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन. So my name is Advocate Nisha Sharma. Today I am here to discussing about the nomination in cooperative housing society. तो हम बात करेंगे आज नॉमिनेशन के बारे में. सो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नॉमिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक पे आज डिस्कशन है. तो नॉमिनेशन एज पर द एमसीएस एक्ट 1960 में द कॉन्सेप्ट कहाँ से आया नॉमिनेशन का, इसके है तो ईच एंड एवरी सोसाइटी में जो सोसाइटी में बोनाफाइड मेंबर्स, बोना सबसे पहले तो यहाँ पे मेंबर्स की बात करते हैं. मेंबर्स कौन होते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में? मेंबर्स वो होते हैं जिनका हु एक सपोज एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग में जो फ्लैट्स है, बिल्डिंग में जो यूनिट है, 51% यूनिट सेल होते हैं तो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होती है. तो बिल्डिंग कैसे ये होती है, दो तरीके से हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होती है. पहला तरीका है हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होने का, फ्लैट सेल हुए, फ्लैट ओनर या डेवलपर मिलके सोसाइटी फॉर्म करते हैं. और एल्स अगर फ्लैट ओनर्स या डेवलपर मिलके डेवलपर ने सोसाइटी फॉर्म नहीं की तो सोसाइटी नॉन कॉर्पोरेशन में फॉर्म होती है. नॉन कॉर्पोरेशन मतलब फ्लैट ओनर इंडिविजुअली मिलके सोसाइटी फॉर्म होती है. फॉर्म होने के बाद जो हु होल्ड राइट टाइटल इन द फ्लैट, राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द फ्लैट, फ्लैट में सम जिसका राइट टाइटल इंटरेस्ट है, वो सोसाइटी के स्टार्टिंग में बोनाफाइड मेंबर्स या प्रमोटर मेंबर्स आएंगे. वो सोसाइटी में एप्लीकेशन फाइल करेंगे और अपने आप को सोसाइटी में एडमिट करा के लेंगे एज अ बोनाफाइड मेंबर. तो सबसे पहले बोनाफाइड मेंबर्स ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं. ठीक है. तो बोनाफाइड मेंबर्स में से
उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम कभी लेंगे टॉपिक में। आज है नॉमिनेशन। तो एक बोनाफाइड मेंबर्स का राइट है कि वो अपने लिए, अपने इन रिस्पेक्ट ऑफ अपने मेंबरशिप के अगेंस्ट सोसाइटी में नॉमिनेशन फाइल कर सकता है एज पर द रूल 25 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1961। ठीक है। सो ये इसके प्रोविजन में आता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अलाउस अ मेंबर टू ऑफिशियली नेम one or more persons who will entitled to members shares interest in the society upon their death। तो नॉमिनेशन आप ड्यूरिंग द मेंबर्स, जब मेंबर्स का लाइफ टाइम है, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम वो इंडिविजुअल मेंबर्स अपना अपना मेंबरशिप के अगेंस्ट नॉमिनेशन सोसाइटी में फाइल कर सकते हैं। वो इफेक्टिव कब होगा? आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन, वो पर्सन एक्सपायर होने के बाद या पर्सन अपॉन द डेथ ऑफ दैट पर्सन, वो नॉमिनेशन इफेक्टिव रहेगा। करेक्ट है। सो लीगल प्रोविजन कौन कौन से है नॉमिनेशन का? तो एज पर द बायलॉ नंबर 32, मैं एक बार यहाँ पे आपको रीड करके बता देती हूँ। बायलॉ नंबर 32 सेज नॉमिनेशन बाय द मेंबर्स प्रोसीजर, ये प्रोसीजर में आ गए हैं, प्रोसीजर एक बार रीड कर देती हूँ, देन मैं नेक्स्ट आपको नॉमिनेशन बाय द मेंबर्स, अ मेंबर्स और members of the society may writing under his hand in prescribed form, nomination form always society के फॉर्म्स, सोसाइटी के एक्ट्स में या बायलॉज के पीछे फॉर्मेट अवेलेबल है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नॉमिनेटेड अ पर्सन और पर्सन whom to hold or part of shares or interest of the member in the capital property of the society shall be transferred in the event of his death. The acknowledgement of the nomination by the secretary shall be deemed to be acceptance of the nomination by the secretary. No fee shall be charged recording the first nomination. A member may revoke the review his nomination at any time by making an application in writing under his hand to secretary of the society to acknowledgement of the variation of in the nomination. Subsequent nomination by the secretary shall be deemed to be cancellation of the earlier nomination. Every revision of the nomination shall be charged of fees of ₹100। तो नॉमिनेशन एज पर द बायलॉ नंबर 32 के अकॉर्डिंग आप लोग को नॉमिनेशन ईच एंड एवरी जो बोनाफाइड मेंबर है वो अपना नॉमिनेशन सोसाइटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सोसाइटी में फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी नॉमिनेशन कौन, हु कैन फाइल अ नॉमिनेशन, कौन फाइल कर सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अ सोसाइटी ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर शैल ट्रांसफर शेयर्स इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स द नॉमिनी। ठीक है। नॉमिनेशन क्यों फाइल करते हैं? आफ्टर द डिमाइस ऑफ द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन, सोसाइटी की रिकॉर्ड में कोई मेंबरशिप के लिए, कोई मेंबरशिप को टेम्परेरी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल हो करके नॉमिनेशन फाइल होता है। नॉमिनेशन कौन कौन हु इज एलिजिबल फॉर द फाइलिंग नॉमिनेशन, ये एक्सप्लेन होगा। द हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर सोसाइटी में नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेशन, लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है या लीगल हेयर्स है वो अपने आप को फॉरवर्ड आके अप्रोच कर सकते हैं, या नॉमिनी करेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। नॉमिनी कौन कौन फाइल कर, हु कैन फाइल अ नॉमिनेट? एनी मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है। हु कैन नॉमिनेट, किसको नॉमिनेट कर सकते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में? एनी मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। कोई कैसे होता है? द नॉमिनी मस्ट बी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। फैमिली में हो सकता है, नॉन रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अ मेंबर कैन नॉमिनेट मोर देन वन पर्सन, स्पेसिफाई देयर शेयर रेशियो। आप अपना सोसाइटी में जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, फॉर्म 14 होता है नॉमिनेशन, तो आप सिंगल नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं, इंडिविजुअल नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं और मल्टीपल नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। मल्टीपल नॉमिनेशन मतलब मल्टीपल नॉमिनी आप बना सकते हैं और स्पेसिफिक उनके रेशियोज भी आप वहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है।
अभी नेक्स्ट है आपका हाउ टू मेक अ नॉमिनेशन। आप नॉमिनेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे बताया कि बोनाफाइड मेंबर ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। फाइल करने के लिए जो पर्सन हु होल्ड्स राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द फ्लैट या मेंबरशिप, उसका सोसाइटी में रहना चाहिए। इलिजिबल मेंबर ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए फॉर्म 14 करके एक नॉमिनेशन फॉर्म है जो ऑलवेज ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में आता है। नॉमिनेशन इज टू बी मेड इन फॉर्म 14 एज प्रिस्क्राइब्ड एज पर द रूल 25 ऑफ द एमसीएस एक्ट। ठीक है, वो ट्रिप्लिकेट में आता है जिसमें आपको उसमें नॉमिनेशन में जो आपके डिटेल्स होते हैं, आपका फ्लैट का डिटेल्स हो गया, आप किसको नॉमिनी करना चाहते हैं, नॉमिनी की डिटेल्स हो गया, उसके रिस्पेक्टिव एज हो गया, एड्रेसेस हो गया, सिग्नेचर ऑफ द नॉमिनेटर है, फिर 2 विटनेसेस रहते हैं नॉमिनेशन में, 2 विटनेसेस है, ये सारे आपको ट्रिप्लिकेट में 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म में आपको फिलअप करने होते हैं। नॉमिनेटर का सिग्नेचर है, विटनेसेस का साइन वगैरह करके, डेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करके आपको सोसाइटी में ड्यूरिंग देयर ऑफिस आवर्स, जो भी उनका ऑफिस आवर्स में सबमिट करना रहता है, उसमें से एक ओरिजिनल आप सोसाइटी के रिकॉर्ड में दोगे, डुप्लीकेट आप उसको एक्सेप्ट एक्नॉलेज करके कि नॉमिनेशन सोसाइटी में फाइल हुआ है करके एक्नॉलेज करके डुप्लीकेट आप उसको लोगे। एंड ट्रिप्लीकेट की जहां बात करते हैं, ट्रिप्लीकेट में जिस मैनेजिंग कमिटी में आपने सपोज सोसाइटी में नॉमिनेशन फाइल किया, फाइल करने के बाद आपको देखना है जिस मैनेजिंग कमिटी में वो अप्रूव्ड होता है, इमीडिएट नेक्स्ट मैनेजिंग कमिटी में वो आपका नॉमिनेशन रखा जाएगा। अगर आपने इस प्रॉपर किया है, सब कुछ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्रॉपरली प्रोसीजर कंप्लाई किया है, तो आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट होगा, मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स में वो रिकॉर्ड होगा। एंड ट्रिप्लीकेट और ओरिजिनल में किस मैनेजिंग कमिटी में मीटिंग में वो रिकॉर्ड हुआ है उसकी एंट्री के साथ along with the seal and signature of the office bearer of the society, सोसाइटी का सील एंड सिग्नेचर्स होना चाहिए। वो ट्रिप्लीकेट कर में सोसाइटी ट्रिप्लीकेट आपको हैंड ओवर करेगी और ओरिजिनल सोसाइटी के रिकॉर्ड में रखेगी। ठीक है, मेंबर्स जो बोनाफाइड मेंबर्स होते हैं, एन नंबर्स ऑफ टाइम कितनी बार भी अपना नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि आप अपना नॉमिनेशन एक टाइम ही फाइल करना है, आप सेकंड टाइम नहीं कर सकते, कितनी बार भी कर सकते हैं। मगर फर्स्ट टाइम जब रजिस्टर करते हो आप नॉमिनेशन, तब सोसाइटी आपको कोई चार्जेस नहीं लेती है। मगर आप जब भी सेकेंड टाइम आप नॉमिनेशन आपका रजिस्टर करते हो या फ्रेश फाइल करते हो, तो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के देना होता है कि आई वॉन्ट टू रिवोक माई अर्लियर नॉमिनेशन, मुझे मेरा अर्ली पहले का जो नॉमिनेशन है वो रिवोक करना है, सर्टन रीजंस जो भी रहेगा, या नॉमिनी एक्सपायर्ड हो गए या सम हाउ XYZ रीजंस जो भी मेंशन है, स्पेसिफिक आप मेंशन करोगे, एंड आई वांट टू फाइल माय फ्रेश नॉमिनेशन। वो नॉमिनेशन में आप अपना फ्रेश नॉमिनेशन अगेन ट्रिप्लीकेट फॉर्मेट में फाइल करोगे और सेम प्रोसीजर सोसाइटी करेगी। मगर सोसाइटी जब भी आप अपना फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करोगे, चेंज ऑफ नॉमिनेशन होगा, उस समय सोसाइटी इलिजिबल है 100 रुपए का चेक एज अ ट्रांसफर फीस करके मेंबर से चार्ज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन कैंसिलेशन का भी बता दिया आपको कि अ नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड और कैंसिल्ड एनी टाइम बाय सबमिटिंग द फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, और अगर इन केस 2 नॉमिनेशन या 3 नॉमिनेशन में भी बाय मिस्टेकली या कभी हो गया, ड्यूल नॉमिनेशन फाइल हुआ है सोसाइटी के रिकॉर्ड में मेंबर का, सो ऑलवेज जो लेटेस्ट नॉमिनेशन है वो सुपरसीड होगा। इफेक्ट ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन कब इफेक्ट होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑन द मेंबर्स डेथ, जब बोनाफाइड मेंबर एक्सपायर होता है, एट दैट टाइम सोसाइटी ट्रांसफर द शेयर्स इंटरेस्ट द नॉमिनी। ठीक है, एज पर द बायलॉ नंबर 34, इसमें बायलॉ नंबर 34 ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन, एक बार अगर इनकेस बोनाफाइड मेंबर इनकेस बोनाफाइड मेंबर एक्सपायर्ड होता है, डिमाइज होता है सर्टेन रीजन से, तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन बायलॉ नंबर 34 के अकॉर्डिंग जो नॉमिनी मेंबर है
विद इन 6 मंथ उसको सोसाइटी में अप्रोच करना होता है फॉर मेकिंग हिम एज अ मेंबर। मेंबर मतलब प्रोविजनल मेंबर। अभी यहाँ पे भी नॉमिनेशन को छोड़कर प्रोविजनल मेंबरशिप में हम नहीं आते। प्रोविजनल मेंबर में वो टेम्पररी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है नॉमिनी। नॉमिनी मेंबर, नॉमिनी मेंबर इज अ कंसिडर एज अ प्रोविजनल मेंबर। ही और शी नॉमिनी मेंबर जस्ट अ केयर टेकर और ट्रस्टी ऑफ दैट फ्लैट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट फ्लैट, दैट शेयर्स या दैट मेंबरशिप आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता, नॉमिनी राइट्स आर ओनली कस्टोडियन until the legal has established their rights as per the succession law, Bombay High Court, and there is a various judgment in relevant that कि है Bombay High Court has been clarity that nomination does not override the succession rights। ठीक है, नेक्स्ट है एडवोकेट नीता शर्मा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट नॉमिनेशन पर। तो ये कंटिन्यूटी रहेगा, जारी रहेगा अभी। या अगेन वेलकम एडवोकेट नीता शर्मा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो हम अभी प्रैक्टिकली बात करते हैं नॉमिनेशन पे। ठीक है, नॉमिनी जो नॉमिनेशन है जब इफेक्टिव कब होता है? आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन। हमेशा नॉमिनी मेंबर जब भी आता है जब ओरिजिनल मेंबर या बोनाफाइड मेंबर की बात करें वो एक्सपायर्ड हुआ है। ठीक है, उसकी एंट्रीज नॉमिनेशन की जो आफ्टर डिमाइस ऑफ दैट मेंबर आई और जे रजिस्टर में होती है। नॉमिनी member cannot do the further nomination, nominee member cannot do the further nomination। ठीक है, देन नॉमिनी मेंबर सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता जब तक मेन मेंबर है। जब तक बोनाफाइड मेंबर है तब तक वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। उसको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता। वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ in case demise of that person, then nominee always पिक्चर में आता है, वो भी टेम्परेरी। जब तक आप अपना लीगल हेयर्स या जो भी एज पर द विल, इफ देर इज अ विल लेफ्ट बिहाइंड बाय द डिसीज मेंबर, तो विल के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिशियरी होगा वो सामने नहीं आता। वो या बेनिफिशियरी अपना राइट टाइटल्स क्लेम करने तक नहीं आता। जब तक क्लेम करने के लिए नहीं आता तब तक नॉमिनी मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ बायलॉ नंबर 35 के अकॉर्डिंग प्रोविजनल मेंबर सोसाइटी में बन सकता है। ठीक है, इन केस अभी यहाँ पे सोसाइटी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो इन केस सोसाइटी वांट्स टू डू द करस्पॉन्डेंस, सडन डेथ हो गई या ड्यूज रहते तो वो नॉमिनी से जो लीगल है मतलब लाइक डिसीज मेंबर है, सपोज XYZ इज अ डिसीज मेंबर, वो एक्सपायर्ड होने के बाद वो नॉमिनी को ढूंढते बैठेंगे। नॉमिनी मतलब लीगल हेयर्स को नहीं ढूंढते बैठ के वो नॉमिनीज के थ्रू करस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंटायर लीगल हेयर है तो नॉमिनेशन के थ्रू नॉमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने। अभी सर्टेन क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के। जस्ट अ मिनट, मैं नॉमिनेशन के बारे में एक और है इम्पोर्टेंट। यस सर, वेट, हम सभी क्वेश्चन भी लेंगे, आप वेट करें। जी जी, अभी 2 से 3 चीजें हैं, 2-3 जजमेंट्स है। इंद्रानी वाइजेस रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट की बात करें तो नॉमिनेशन के बेसिस में कुछ कुछ है इंटरप्रिटेशन डिफरेंस आ जाते हैं कि नॉमिनी टू बी रजिस्टर एज अ मेंबर आफ्टर द डेथ बट लीगल हैज रिटेन सक्सेशन राइट्स। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस बाबूलाल गोडसे का भी नॉमिनी होल्ड्स प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट फॉर लीगल हेयर्स। करेक्ट, ये 2 जजमेंट्स है इंपॉर्टेंट जो नॉमिनेशन के एस्पेक्ट्स क्लैरिटी दी हुई है, जिसमें आपका बाबूलाल गोडसे के मैटर में नॉमिनी को उन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट्स दिया था जब तक लीगल हेयर्स अपना क्लेम नहीं करते, या जो भी इंटेंडेड लीगल हेयर्स नेक्स्ट टू कीन है जब तक अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चेंज एंड कैंसिलेशन के बारे में हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके रिलेटेड इसमें डिस्कशन कर देते हैं। तो
मेंटेन सोसाइटी को नॉमिनेशन, एक रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टर होता है, सेपरेट बुक्स होते हैं जिसमें आई रजिस्टर, जे रजिस्टर होता है, नॉमिनेशन रजिस्टर है। तो आई रजिस्टर में नॉमिनेशन का एंट्री होना चाहिए, ठीक है। देन एक सेपरेट नॉमिनेशन रजिस्टर होता है, सोसाइटी को वो नॉमिनेशन रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। तो मेंटेन द नॉमिनेशन रजिस्टर एज पर द रूल बायलॉ नंबर 32 के बाद इंश्योर द नॉमिनेशन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड एक्नॉलेज्ड। ईच एंड एवरी मेंबर्स, जिस भी आपके सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, बोनाफाइड मेंबर्स हैं, उनके सारे नॉमिनेशन प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो, एक्नॉलेज्ड हो, उसकी कॉपीज, ओरिजिनल कॉपीज आपके पास अवेलेबल हो, नॉमिनेशन रजिस्टर है वो अपडेटेड हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू नॉमिनी ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। एंड ये बात हो जाती है सोसाइटी की। तो एज इन केस ओरिजिनल मेंबर इज डिमाइज, तो एज पर द बायलॉ नंबर 34 के अकॉर्डिंग देयर इज अ सर्टेन ट्रांसफर फॉर्म विच हैव टू नॉमिनी मेंबर को सबमिट करना होता है, लाइक डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज पर्सन, फिर एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन, एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, एक डिक्लेरेशन होता है, 500 का एक ट्रांसफर फीस होता है, नॉमिनल फीस, एंट्रेंस फीस होता है 100 रुपीज का। ये सारे डॉक्यूमेंट, इन केस मोर देन वन नॉमिनी है तो एक एफिडेविट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट सोसाइटी को आपको सबमिट करने होते हैं। तो इमीडिएट सोसाइटी नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में रखती है और नॉमिनी को वो कंसिडर करती है एज अ प्रोविजनल मेंबर। सो यहाँ पे एक बार मैं प्रोविजनल मेंबर का भी डेफिनेशन आपको रीड करके बता देती हूँ कि प्रोविजनल मेंबर का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है प्रोविजनल मेंबर। Provisional member means a person who is duly admitted as a member of the society temporarily after the death of a member on the basis of nomination till the admission of the legal heirs as the member of the society in the place of the deceased member। ठीक है, वो नॉमिनेशन की जो नॉमिनी रहेगा ही इज जस्ट अ ट्रस्टी, टेम्पररी मेंबरशिप उसको ग्रांट होगी, और टेम्पररी मेंबरशिप में ग्रांट भी होगी तो एट द टाइम वो प्रोविजनल होगा, वो नॉमिनी कैन नॉट डू द फर्दर नॉमिनेशन, ठीक है। देन आपको जो शेयर सर्टिफिकेट है, तो आपको अगर शेयर सर्टिफिकेट में बैक साइड में आपको आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन, अगर उन्होंने एप्लीकेशन किया है मेंबरशिप का नॉमिनी ने, तो बैक साइड में शेयर सर्टिफिकेट में आपको उसका नाम एंडोर्स करना है एज अ प्रोविजनल मेंबर, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म होता है मेरा नॉमिनेशन का। अभी सुनील सर हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं कि कहाँ से कैसे हैं सुनील सर। क्वेश्चन आंसर के लिए एक चैट बॉक्स में एक सवाल है तो वो ले लेते हैं। इन गिफ्ट डीड नॉमिनेशन कैन हैव हाउ मच चार्जेस सोसाइटी कैन चार्ज? एक मिनट सर। मिलिंद वालवलकर है, वालावलकर। मैडम मैं बोल सकता हूँ? यस यस यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं आप। मेरा नाम मिलिंद जी बोलिए ना। हाँ मैडम, मैं सर मिलिंद वालावलकर तो बोल रहा हूँ। मैं विनायक हाँ बोलो। अपार्टमेंट एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से बोल रहा हूँ, पंडित दीनदयाल नगर से। यस। मेरा ना अभी गिफ्ट डीड हो गया है, मम्मी ने गिफ्ट डीड किया है, तो हम्म मुझे ना सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी मैंने भर लिया। तो अभी हम्म मैं जब ट्रांसफर सेट दूंगा तो मुझे हम्म। सोसाइटी को कितना पैसा देना है अभी अगेंस्ट गिफ्ट डीड? हाँ, यहाँ पे गिफ्टेड है आपका, जैसे दो तरीके से ट्रांसफर्स होते हैं, एक सेल ट्रांसफर होता है, एक गिफ्ट ट्रांसफर होता है। यस। तो ये विदाउट कंसिडरेशन गिफ्टेड ट्रांसफर है। तो इस मैटर में आपको सोसाइटी को 100 रुपीज का एक चेक, एंट्रेंस फीस कि मुझे आप मेंबर बनाओ, और ट्रांसफर फीस होता है 500 रुपया, उतना ही मेंबर्स को देना है। ट्रांसफर प्रीमियम की जहां बात होती है, ये फैमिली रिलेशन है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपके मैटर में कि मदर टू सन, मम्मी से सन को आ रहा है, तो एज पर द बायलॉज, एज पर द रूल्स की फैमिली में अगर ट्रांसफर होते हैं तो सोसाइटी ट्रांसफर प्रीमियम के लिए इलिजिबल नहीं है। सोसाइटी डज नॉट अट्रैक्ट द ट्रांसफर प्रीमियम, ठीक है। तो
फैमिली डेफिनेशन में कौन कौन आता है मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ. फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच इंक्लूड्स हस्बैंड वाइफ फादर मदर. हेलो. 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 हाँ मैडम, एक्चुअली नेटवर्क कंजेशन के कारण नेटवर्क गया. आप क्या बोल रहे थे, वापस से बता सकते हैं क्या? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. मैं क्या कह रही थी यहाँ पे, आपके जो मैटर में केस में बात कर रहे हैं, आपके केस में आपकी मदर ने आपको शेयर, आपको गिफ्ट किया है. ठीक है. गिफ्ट करने के वजह से तो आपको सोसाइटी को सर्टन ट्रांसफर फॉर्म्स है. 38 सेल और ये विदाउट कंसिडरेशन का ट्रांसफर है थ्रू गिफ्ट डीड. तो 20 यस. ब्रैकेट 1, 20 ब्रैकेट 2, एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप 21, 23, 500 का एक चेक, 100 रुपीज का एक चेक, रेजिग्नेशन ऑफ द अर्लियर मेंबर, आपकी मदर का रेजिग्नेशन, कवरिंग लेटर, 500 रुपया, 100 रुपया, ये आपको सोसाइटी में जमा करने हैं गिफ्ट डीड का कॉपी के साथ. ठीक है. यस. सोसाइटी आपसे 100 रुपया और 500 रुपया ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती. क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि सोसाइटी में एक्ट में मेंशन किया है अगर फैमिली के अंदर ट्रांसफर होता है तो सोसाइटी ट्रांसफर प्रीमियम अट्रैक्ट नहीं करती है, ट्रांसफर प्रीमियम नहीं ले सकती. तो फैमिली में कौन कौन आते हैं? फैमिली में आते हैं, फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच इंक्लूड्स हस्बैंड वाइफ फादर मदर सिस्टर ब्रदर सन डॉटर सन इन लॉ ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ डॉटर इन लॉ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स. ये फैमिली में अगर इसके बीच में कोई भी एक्सचेंज होता है, फ्लैट एक्सचेंज होता है, गिफ्ट होता है, तो सोसाइटी ट्रांसफर प्रीमियम के लिए इलिजिबल नहीं है. ठीक है. मैडम, मुझे और एक जानना है. अभी मैंने जब वकील के पास से किया तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी जब मैंने भरा तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी वाइफ को गिफ्ट डीड में इंक्लूड नहीं, मतलब मम्मी ने मुझे दिया तो वाइफ को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको पूरा 6% भरना पड़ेगा. तो जी टू हाँ. टक्के में गिफ्ट डीड नहीं होता है. नहीं, अभी जी हाँ, अभी क्या हुआ है, एज पर द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, अगर फैमिली के अंदर ट्रांसफर्स होता है, फैमिली मतलब ब्लड रिलेशन, तो आपको स्टैम्प यस. ड्यूटी नहीं लगता. 1% रेडी रेकनर वैल्यू लगता है. मगर अगर बराबर. ट्रांसफर बिटवीन द आउट ऑफ ब्लड रिलेशन है तो आपको 4% नहीं तो 3% के प्लस 1%, 4% आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा. तो अगर आपकी मदर आपको ओके. ट्रांसफर करेगी तो 1% लगेगा, मगर आपकी मदर अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर करेगी तो आपको 4% लगेगा. ओके. और ठीक है. मेरा मैडम, मेरे सोसाइटी के अंदर है ना, कोई कोई गिफ्ट डीड के अगेंस्ट है ना, 600 रुपए के अगेंस्ट और भी प्रीमियम चार्जेस लेते हैं वो लोग. तो ये हाँ, लीगली है, लेना चाहिए कि ये नहीं लेना लीगली चाहिए? नहीं है. आपको अगर ले रहे हैं तो आप राइट अ लेटर टू द सोसाइटी कि ये लीगल नहीं है, ये एक्ट बोल रहा है फैमिली में अट्रैक्ट नहीं करते हैं ट्रांसफर्स. ट्रांसफर अगर वो कर रहे हैं तभी भी, तो आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी ग्रीवेंसेस आपके कंप्लेंट्स लेके जा सकते हैं. यस. थैंक यू वेरी थैंक यू मच वेरी मच. मैडम, आपने आप थैंक यू वेरी मच. डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी कंप्लेन कर सकते हैं. जोएब खान, आप हैंड राइज करें. आप पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है उसमें हैंड राइज करेंगे आप, इस तरह से हैंड राइज, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा. जोएब खान, आप अपना सवाल जो है, जोएब खान. Thank you, यस. sir. Good यस. evening, sir. गुड इवनिंग. गुड गुड इवनिंग. इवनिंग. Good evening, madam. गुड इवनिंग सर, बोलिए. So, my auntie was a single owner and a bona fide member of a flat. हम्म. She made a registered will before she passed away. हम्म. She also filled Form 40 nomination form and submitted in the society office. हम्म. My auntie has mentioned two beneficiaries in a will for her flat, हम्म. my father and me. हम्म. My father is the first beneficiary after the demise of my aunt, हम्म. and I am the second beneficiary after the demise of my father. हम्म. Of course, my father is still alive. हम्म. Uh, in Form 14, she has mentioned my dad as 100% share हम्म. and me also as 100% share. हम्म. And also in point number 5, paragraph on Form हम्म. 14, हम्म. she has mentioned that it should be transferred to my father, being the first nominee. करेक्ट.
Now, nomination form was placed in the society managing committee meeting, and so date was also recorded in the minutes as mentioned behind the nomination form. There is a date mentioned with signature. Okay. Now, my aunt has passed away, Hmm. and my father gave her death certificate along with the application for provisional membership. But the society is rejecting, stating the 100% share is mentioned for both, for my father and for me. Now, even if it was an error, wasn't it supposed to be rejected while it was placed in the managing committee meeting? तो जो 100% का है जी उसके बेसिस में रिजेक्शन इज मतलब वो लीगली मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जी 100% ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर्स और हर शेयर जो भी है वो जी उसके अकॉर्डिंग था, तो वो लॉजिक देके रिजेक्शन का ग्राउंड्स नहीं है। तो इस जी केस में आपको सोसाइटी को अगर आपको अगर वो रिफ्यूज कर रही है तो उनसे जी written में आप एप्लीकेशन लीजिए कि आप जी राइटिंग में लिख के दीजिए दीज आर द ऑब्जेक्शंस, दीज जी आर द स्क्रूटिनी रेज बाय द हम्म, सोसाइटीज। तो जी उसका आप रिटर्न में रिप्लाई दीजिए एंड जी देन फिर उसके बाद अगर 45 डेज के अंदर उन्होंने नहीं ट्रांसफर किया तो अगेन आप सेम अगेन डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो भी आपके फ्लैट जहां पे ज्यूरिसडिक्शन है वहां पे जी डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास आप अप्रोच कर सकते हैं। हमने डेप्यूटी। वो भी हमने वो भी किया। हमने हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लिखा, हम्म। और उसका रिप्लाई नहीं आने की वजह से हमने सोसाइटी में हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अपील किया कि हम्म। सोसाइटी हमारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही है, ये बोल के कि 100% शेयर है मेरे फादर का भी और मेरा भी। ऑफ हम्म। कोर्स उसमें सिर्फ मेरे फादर को ही फर्स्ट बेनिफिशियरी का हक दिया गया है, बिकॉज उनको राइट्स दिए गए हैं उनके मेरी आंटी के गुजरने के बाद, और मुझे राइट्स दिए गए हैं मेरे फादर के गुजरने के बाद में। यस यस यस। तो उस चीज को हमने अपील की डेप्यूटी रजिस्ट्रार में। हम के वेस्ट वार्ड में रहते हैं, और हम्म। वहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास कर दिया सोसाइटी के फेवर में कि हाँ ये चीज गलत है। तो अभी हमने हमने आगे अपील किया है डिविजनल जॉइंट जॉइंट को रजिस्टर। अपील किया है, और 5 साल हो गया है हमारा हियरिंग ही नहीं हो रहा है। तो एक मैटर टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन है। मैटर टेकन ऑन बोर्ड। हाँ, रेसिपी मूव करके आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ पे डीजीआर के पास बहुत सारे सेवरल मैटर्स हैं, तो वहां जी पे अपने मैटर को मैटर टेकन ऑन बोर्ड का एप्लीकेशन आपको मूव करना रहता है। तो वो हम्म। अर्जेंट बेसिस में आपके मैटर्स सुनते हैं। ड्यू ओके। टू आप अपने फादर का एक हेल्थ रीजंस बता सकते हो या ओल्ड एज हो सकता है कि मेंबरशिप का लास्ट, सो सिर्फ मेंबरशिप का एप्लीकेशन इतने विल को भी प्रोबेट करने के लिए प्रोसीड किया है आपने, यस। तो वो डिस्प्यूटेड है विल। नहीं, विल डिस्प्यूटेड नहीं है। विल प्रोबेशन का टाइम लग रहा है, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर द प्रोबेट। सो हम्म। देर इज नो डिस्प्यूट इन दैट, दैट्स ऑल्सो गोइंग ऑन। ओके। ऐसे ऐसे प्रोबेट में टाइम लगता ही है इसका, हाई जी कोर्ट वगैरह है। यस यस। जी। तो इन द मेन वाइल क्या हो रहा है कि सोसाइटी जो है हमें मतलब हमारे कुछ छोटे मोटे जो भी हमारे रिक्वेस्ट होते हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करिए बोल के आप मेंबर नहीं है, जो हम समझ सकते हैं। उसमें हो रहा ये है कि फादर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रोविजनल मेंबर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। वी आर नॉट अप्लाइंग फॉर लीगल हायर राइट नाउ, विच करेक्ट। वी विच वी विल वंस द प्रोबेट इज डन। आपका डीड ऑफ ट्रांसफर वगैरह भी बनेगा उसके बाद में, विच आई सपोज यस इज यस ऑल्सो। यस, दैट इज प्रोबेट के बाद में एक बार ऑर्डर आने के बाद तो जी एग्जीक्यूटर विल ट्रांसफर द राइट राइट ट्रांसफर एंटायर राइट टू द बेनिफिशियरी। सो जी इन दिस मैटर आप एक काम कर सकते हैं कि ठीक है आप कंसिडर मत कीजिए वो नॉमिनेशन को, इट्स अ कंसिडर एज अ वॉइड नॉमिनेशन। बट एक ओके। बार मैं बात ये कि आप एज पर द बायलॉ नंबर 35 के अकॉर्डिंग इफ जी देयर इज अ नो नॉमिनेशन देन उसके अकॉर्डिंग अगर यू आर द क्लास, तो आपकी जो आंट है वो मैरिड थी। यस, बट शी वाज अ विडो एंड शी डिडंट हैव एनी किड्स। ओके। तो आप मतलब अंकल मतलब आंट कैसे मैटरनल आंट थी कि पैटर्नल? मेरे सगे सगी आंटी, मतलब मेरे मेरे पापा की सगी बहन थी वो। सो अच्छा शी अच्छा, पास्ड। जी ठीक है। सो इन दैट केस तो उनके सिबलिंग्स को ही जाएगा, क्लास 2 के लीगल हेयर्स उनके सिबलिंग्स को ही जाएगा। तो जी उस कैपेसिटी में आप लोग अप्रोच कर सकते हो एज पर द बायलॉ नंबर 35 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हम्म। फॉर्म सबमिट करके कि मीन वाइल हमको कंसिडर है करो, क्योंकि इफ देर इज अ नो नॉमिनेशन और वॉइड नॉमिनेशन ओके। देन एज पर द बायलॉ नंबर 35 के अकॉर्डिंग
फॉर्म 17 है, फॉर्म 19 है, देन कवरिंग लेटर है, 500 का चेक है, डेथ सर्टिफिकेट है, और एक जी एफिडेविट आपके फादर को देना पड़ेगा कि देयर इज नो लीगल हेयर लेफ्ट बिहाइंड, क्लास 1 के कोई लीगल हेयर नहीं है, वी आर द यस वन ऑफ द लीगल हेयर ऑफ द क्लास 2। सो यस इस कैपेसिटी में सोसाइटी आपको पेपर पब्लिकेशन के लिए एडवाइस करेगी एज पर द बाइलो नंबर, ये अपेंडिक्स 16 के अकॉर्डिंग। पेपर ओके पब्लिकेशन के बाद उनको कंसिडर करना चाहिए आपको एज जी अ प्रोविजनल मेंबर। अगेन फिर से वो प्रोविजनल मेंबरशिप ही होगी, और जी आपको कंसिडर करना चाहिए उनको प्रोविजनल मेंबर। मगर मैं सजेस्ट करूंगी अभी ये मत कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डीजीआर के पास अपील पेंडिंग में है आपका। तो जी ट्राई टू उसको मूव फास्ट करने की कोशिश कीजिए, मैटर टेकन ऑन बोर्ड करके सर्टेन रीजंस वगैरह देके उसको कंक्लूड करने का ट्राई कीजिए। ये मैटर टेकन ऑन बोर्ड किसको जाता है बट मैडम ये प्रिंसिपी मूव होता है, ठीक है, ये क्योंकि वहां डेप्यूटी पे रजिस्ट्रार डीजीआर आपका भी मल्होत्रा डिविजनल हाउस जॉइंट में केस रजिस्ट्रार पेंडिंग में रहेगा ना, मल्होत्रा हाउस, यस सीएसटी सीएसटी। सो यस वहां पे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो 4 से 5 महीने में डेट्स आती है, 3 से 4 महीने में डेट्स आती है, जी ठीक है। तो देन जो भी अर्जेंट मैटर्स होते हैं, जी मेंबरशिप इतने सालों से पेंडिंग है, 5 ईयर से होते, तो सामने वाले को भी मतलब गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटीज को भी आंसर देना पड़ता है, इतने साल से मैटर पेंडिंग में है। तो आप जी एक प्रेसिपी होता है, एक जी एप्लीकेशन होता है, वो मूव करना होता है कि हमारे मैटर को बिकॉज ऑफ माई, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ड्यू टू जी जी जो प्रोविजनल मेंबर है उनका हेल्थ प्रॉपरली नहीं है, सर्टन एक्स वाई जेड रीजन से मैटर जी को ही हर्ट जल्दी किया जाए, तो उसके तो बेसिस उन्होंने पे वो अर्न। सॉरी टू इंटरप्ट यू सॉरी टू इंटरप्ट यू तो उन्होंने ये भी ही इज एक्चुअली अ सुपर सीनियर सिटीजन ही इज राइट नाउ 79 years of age and by God's blessing he is in good health better than me I would say so he has given an application stating that I am old it's been very long so I request you to take this up soon तो होता क्या है कि हियरिंग में जब वो जाते हैं नंबर उनका कभी कभार जल्दी भी डाल दिया जाता है बट वो ऑन द डेट ऑफ हियरिंग वो नंबर आ ही नहीं पाता है एंड देन नेक्स्ट हियरिंग जैसे आप वेरी लाइक यू वेरी राइटली सेड इट टेक्स 3 to 4 months for the hearing to take place and करेक्ट। like this months and years have passed by of course probate उनको कर लेना चाहिए था टाइम पे but of course वो थोड़ा तभी मेरी सुन नहीं रहे थे तो मैंने उनको अभी कन्विंस कर लिया फाइनली अबाउट अ ईयर अगो दैट प्लीज गो अहेड विद द प्रोबेट बिकॉज वो तो करना ही है आपको सो हम्म दैट ही हैज टाइटल स्टार्टेड बट ट्रांसफर के लिए तो वो करना ही होगा उनको। करेक्ट फुल फुल आपकी जो राइट्स जो होंगे वो प्रोविजनल मेंबर में आपको नहीं मिलेंगे तो वो हम्म आपको लीगल हायर के राइट्स में ही में आपको फुल मेंबरशिप मिलेगा तो वी हैव स्टार्टेड दैट प्रोसेस बट इन द मेन वाइल वी वर होपिंग बिकॉज आपका जो टॉपिक है नॉमिनेशन का जहाँ पे आपने बोला शेयर ऑफ ईच नॉमिनी भी करेक्टली लिखना जरूरी है फॉर्म 14 में तो हम्म। वहां पे मेरी आंटी ने पापा को 100% दिए है और मुझे भी 100% दिया है तो इज दैट समथिंग दैट इज इनवैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं है। अगर वो, क्योंकि नॉमिनेशन रिकॉर्ड करते समय जी मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू स्क्रूटिनी टू वेरीफाई दैट डॉक्यूमेंट, करेक्ट और उनको रिकॉर्ड में ही नहीं लेना चाहिए था उनको। अगर उनको करेक्ट लगता था कि ये नॉमिनेशन वॉइड नॉमिनेशन है या नॉमिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उनकी भी मिस्टेक है कि उन्होंने देखा नहीं, या वो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स हो गया, जो भी है, एक्स वाई जी जेड रीजंस, वो उनका राइट भी है। तो उसके बेसिस में आपका नॉमिनेशन वो कैंसिल नहीं कर सकते या रिजेक्ट नहीं कर सकते, और रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो आपको फिर लिबर्टी देनी चाहिए कि एज पर द बायलॉ नंबर 35 के अकॉर्डिंग नो नो नॉमिनेशन का एप्लीकेशन आपको किया जाए करके, इन केस देयर इज नो अच्छा नॉमिनेशन। तो वो भी ओके लिबर्टी उन्होंने आपको ग्रांट नहीं की है, तो और बेटर एक ये मैटर थोड़ा एक्सिलरेट हो चुका है डीजीआर के करेक्ट जी तो आप वहीं से ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए सही डिसीजन होगा, और वहां से डिसीजन आएगा। सो Alright. आप सजेस्ट करें कि मैटर टेकन ऑन बोर्ड नहीं लिया जाए और कंटिन्यू नहीं, एंड मैं वेट नहीं, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जी आपको बायलॉ नंबर 35 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर फॉर्म सोसाइटी में अभी नहीं फाइल करना चाहिए, मगर जी जो डीजीआर के पास मैटर है उसको हम्म फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए मैटर टेकन ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बट ये अर्जी कहाँ देना है मैडम ये ये डिप्टी डीजीआर के पास ही देना है। अच्छा एंड ये मैटर टेकन ऑन बोर्ड इज एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट व्हिच आई कैन गेट नहीं, और जस्ट आपको फॉर्मेट ऑनलाइन मिल जाएंगे अवेलेबल, प्रिसिपी ओके और मैटर टेकन ऑन बोर्ड, तो जो सेम जो है डेट आपने आप एक मिनट जो है आपने खुद इंडिविजुअली फाइट कर रहे हैं या फिर कुछ एडवोकेट को हायर किया?
पहले तो पापा खुद ही कर रहे थे, एंड देन अभी तो फिलहाल योर फादर इज सीनियर सिटीजन। ये जी जी जी, पहले वो खुद ही कर रहे थे, बाद में उन्होंने एडवोकेट कर लिया है अभी। यस, उनसे कुछ गलतियां हुई, बिकॉज अगर यस एडवोकेट के थ्रू किया जाता तो सही एप्लीकेशंस के द्वारा हमारा काम थोड़ा स्मूथली होता। सो ही इज मेड सम यस यस। मिस्टेक्स फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दीपक पगारे। थैंक दीपक यू वेरी मच पगारे। मैडम, एंड थैंक यू सर। Yes, thank you. दीपक पगारे, ask your question. एडवोकेट नीता शर्मा। दीपक, यस यस दीपक, आप और आपका वीडियो ऑन कर सके तो अच्छी Provisional बात है। member can contest the election. Provisional member can contest the election after the demise of person. In case there is a nomination filed by that person, nominee can become a provisional member, and if there is a no nomination, so any legal heir can become a provisional member, and provisional member can contest the election. And also But in he become cannot do the the further nomination. He yeah. contests the election. But office bearer also office bearer. Yes. Okay. Or one second question is that can he sign the development agreement in the redevelopment process? In case he is the office bearer of the society, then No. on behalf of the My society, second he question is sign that the DA. provisional member can sign the development agreement in regarding to the redevelopment project. अगर आपने उनको प्रोविजनल मेंबर होने के बाद भी इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया है, ऑफिस बेरर बने हुए हैं सोसाइटी के, तो ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी वो डीए साइन करेंगे। ओके। और इलेक्शन नॉर्मली ही इज द ओनली नॉर्मल प्रोविजनल मेंबर है, तभी भी ही कैन साइन डीए। सॉरी आई कांट गेट योर। नहीं, अभी नॉर्मली जो प्रोविजनल मेंबर है ना, वो अभी इलेक्शन ऑफिस बेरर नहीं है, नॉर्मल मेंबर है प्रोविजनल मेंबर, तभी भी वो साइन कर सकता है क्या डेवलपमेंट एग्रीमेंट? डीए किसके, डीए मेंबर्स के उसमें साइन नहीं होता ना सर। डीए तो ऑफिस बेरर और बिल्डर के बीच में साइन होता है, इंडिविजुअल मेंबर। इन देयर सम केसेस ना कि दे आल्सो इंक्लूड द मेंबर आल्सो फॉर द साइन द डेवलपमेंट। तो कंसर्ट लगता है ना सर, कंसर्ट होता है मेंबर्स का। डीए कहाँ साइन करता है मेंबर्स? इंडिविजुअल मेंबर डीए साइन नहीं करता, ऑफिस बेरर ऑफ द सोसाइटी ये, और उनका एक इररिवोकेबल कंसेंट होता है मेंबर्स का, जो डीए में अटैच्ड होता है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर आस्तीन सर। आस्तीन सर। Yes, yes, I'm online. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Good evening, शर्मा जी। दिनों के बाद सर वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा दर्शन हो जाएंगे आपके। एक मिनट, बहुत दिनों बाद। एक मिनट। तो दोस्तों ये कैसा लग रहा है आपको? हाउ योर फीडबैक प्लीज सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। यस, long time since we have connected. Yes, but you know, the sessions are always good. It's good to see you having such a nice smile on your face also. Okay, my question is my question is this. Okay, on 31st of July there was a meeting that CA Ramesh Prabhu had conducted, and Sharma ji also was moderating that show, where there it was written very clearly, nominee bana owner, legal heir रह गया खाली हाथ। आपको याद है 31st of July? यस सर, वो डेली न्यूज जो अभी प्रभु सरकार है वही है ना, वो थी। Yes. That high court ruling, what happened is it said, yes, that high court ruling, what they said was that the nominee, okay, became a member of the society simply because his membership was not challenged in any forum. Is that correct? क्योंकि एडवोकेट नीता शर्मा। Yes, sir. मैं अभी there is a one. I'll just complete my sentence. I'll just complete everything. Okay. See, what happens is before 2014, okay, generally the society, what they did was they always admitted somebody into as a member. Okay. Now after 2014, 2016 में क्या हो गया था, वो इंद्रानी वानी केस का जो स्टोरी हो गया था, उसके बाद everybody started writing nominee instead of membership. Okay. Now अगर 2014 के पहले, if they had done it before that, if the society has only been
if a society has only written they have admitted somebody as a member, okay, then can it be challenged now? ठीक है सर, इस का मैटर कैसा है ना, अर्लियर आप बिफोर 2014 के पहले भी नॉमिनेशन इज अ टेम्पररी मेंबरशिप ही था। Correct. और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था, देयर इज अ सम, अगर आपको अगर शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर भी करना है तो सम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैव टू प्रेजेंट, मतलब हैज टू बी प्रेजेंट बाय द मेंबर्स, मगर Right. वो इग्नोर, वो ना वो एग्रीमेंट देते थे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, विदाउट एग्रीमेंट्स या विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन सर्टेन ट्रांसफर्स हुए हैं बिफोर 2014। मगर जब तक अगर वो मैटर एक्सलरेट नहीं होते, इजैजिरेट नहीं होते या कहीं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने नहीं जाते, तो वो साइमल्टेनियसली वो चलते रहते हैं। वो टाइटल, क्योंकि टाइटल का कब पिक्चर्स में आता है, सम फॉर एग्जाम्पल सम प्लॉट होल्डिंग सोसाइटीज, पहले सोसाइटी फॉर्म होती है, एक प्लॉट परचेस करते हैं, उसके बाद वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके पास स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स नहीं है, ठीक है, वो शेयर सर्टिफिकेट ही है उनका ओनरशिप डॉक्यूमेंट या अलॉटमेंट लेटर। उस टाइम में अगर सोसाइटी ने इशू किया रहेगा तो अलॉटमेंट लेटर, दैट अलॉटमेंट लेटर एंड ओनरशिप डाइटर, तो उसमें फर्दर ट्रांसफर्स के लिए उनको एक एग्रीमेंट फॉर सेल डीड, गिफ्ट डीड, सर्टेन एग्रीमेंट्स, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। बट इन केस है कि देयर इज वेरियस सोसाइटीज मैंने भी देखी हुई है जहां पे एग्रीमेंट्स नहीं है, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी नॉमिनेशन के बेसिस में ट्रांसफर्स हुए हैं, तो वो सारे सिनारियो देख के सर्टेन जजमेंट्स में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, नॉमिनी को एक्सेप्ट किया है, ही और शी इज द एंटाइटल्ड टू बिकम अ, मतलब ही और शी हैविंग अ राइट टाइटल इंटरेस्ट इन दैट फ्लैट। सो वो सेपरेट मैटर टू मैटर, केस टू केस बेसिस में सेपरेटली वो हुए हैं। So my question is not that, okay. My question is, suppose in 2007, okay, I'm just giving an arbitrary thing, 2007 the person was admitted as a member, okay, the nominee was admitted as a member without any nomenclature being put, nominee है या provisional member है या कुछ भी है, okay, उसको अभी चैलेंज कर सकता है? That is my question. अभी चैलेंज कौन करेगा अगर उसके कोई लीगल हेयर्स है? No. The question is two. Here again, further there is it's split into two parts. One is a legal heir, okay, who can ask to challenge. One is the society. Can it also challenge? सोसाइटी नहीं चैलेंज कर सकती. What about the legal heir? लीगल हेयर्स इनहेरिटेड में डिक्लेरेशन के लिए वो सेपरेट नॉमिनेशन के बेसिस में सोसाइटी को वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे, बट डिक्लेरेशन सूट, there is a separate injunction or declaration, वो फाइल कर सकते हैं. If there is no, if it is an intestate, okay, I mean without a will or without any what you call it transfer, then the High Court has given this ruling saying that nobody has challenged it in the court. So the person has to become a member, automatically gets a title also, nominee. I think so. मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइटल है, अगर जब तक वो चैलेंज नहीं होगा, और लीगल हेयर्स के पास तो राइट्स हैं. So I will share the 31st of July, okay, what says. Yes, what there is a relevant judgments. I don't have the relevant judgment is also there. A screenshot of the relevant judgment is also there. ये टॉपिक क्यों आ गया है मैडम हम लोग का? इसमें somebody has brought up this topic. That is the reason why I need a proper clarification. That was the only thing. Yeah. If you can share your number with me, I will reach out to you again. Okay? सर मुझे सेंड करें मिस्टर आसिम, मुझे सेंड करें आप, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा. और इनका फीडबैक I will discuss with my senior, also my sir, also Prabhu sir also. Prabhu sir. I actually I messaged him the full questionnaire today morning only. When I saw that this topic was going to be taken up of nominations, okay, क्योंकि इतना confusions हो गया है अभी, nomination, provisional member, और अभी ये nominee becomes the what you call it
provisional member, temporary membership. Yes, all this there was. I mean, I am clear on that part. Only thing is this last judgment that was there on 31st of July, which Mr. Prabhu sir says yes. regarding judgment. I will discuss with the sir. Prabhu sir, and I will definitely. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. तो आज के लिए इतना ही। सर का क्वेश्चन है सर का क्वेश्चन है OnePlus का फोन है CPH। सर बोलिए ना नितिन जी, बोलिए। नितिन जी बोलिए जल्दी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, एक क्वेश्चन था कि अगर नॉमिनेशन मोर देन 1 पीपल है, समझो तीन जन को नॉमिनी रखा है इन द इक्वल रेशियो और डिफरेंट रेशियो, सो किसको प्रोविजनल मेंबरशिप राइट किसको देना चाहिए? मतलब मेंबरशिप कम्स टू द प्राइमरी मेंबर। नॉमिनेशन के भी बेसिस में ऐसा ही है, जिसका नाम नॉमिनी में फर्स्ट नेम में रहेगा उसी को आपको प्रोविजनल मेंबरशिप देनी पड़ेगी। बट जो फर्स्ट नेम है उसका अगर 20% है और रेस्ट का 40% है तो देन ओनली भी आपको जिसका नाम पहला है और पैरा 5 में जिसका नाम फर्स्ट में मेंशन किया है उसका ही नाम आपको एक्सेप्ट मेंशन करना है। थैंक यू। ठीक है नेहा, क्या आवाज नहीं आ रही है? नेहा की रिप्लाई आवाज नहीं आ रही है, तो ठीक है। ओके, मेरा नंबर, यस नेहा बोलिए। या आई एम हियर हाय। ठीक है सर, सर का नंबर आप मेंशन कर दीजिए। सुनील सर आपका नंबर दे दीजिए, जिसको भी कोई क्वेरी होगी रिगार्डिंग नॉमिनेशन। थैंक यू एडवोकेट निशा शर्मा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट निशा शर्मा। आज के लिए इतना ही। अगले फ्राइडे फिर 6 PM लेके आएंगे हम एक नए सब्जेक्ट पर, नए वेबिनार। थैंक यू थैंक यू ऑल। हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से, मुंबई जिला हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से आपके दोस्त और सुनील शर्मा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा के साथ में। आपको बड़ा मजा आएगा। और तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9920378133। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ओनली सिर्फ इन्विटेशन आते हैं इस तरह के वेबिनार के, सेमिनार्स के, और ऑनलाइन हमारे प्रभु से खास बात लाइव हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स टू ऑल।